हेलो हाय, दिस इज़ अभिषेक दुबे एंड वेलकम टू कलाम IAS अकेडमी। ठीक है, अब तक तो हमारा आपका अच्छा परिचय हो ही गया होगा। ठीक है, और हम डिस्कस कर रहे हैं बिहार PCS प्रीवियस ईयर्स मेंस के PYQs या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेंस के, जिसमें हम क्या कर रहे हैं GS पेपर 1। ठीक है, GS पेपर 1 में अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, आज उसकी एक ब्रीफ करते हैं। सॉरी, ठीक है, क्या क्या किया उसकी एक ब्रीफिंग लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये क्या आ गया भाई। गुड। तो हमने GS पेपर 1 में आर्ट एंड कल्चर और क्या, इसके बाद ट्राइबल रिवॉल्ट्स और 1857 हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये तीन चीज़ें किए और मोर और लेस 40-50% सिलेबस ऑफ द BPSC GS पेपर 1 इज बीन कवर्ड। ओके, अभी आज हमने बोला था ट्राइबल रिवॉल्ट ऑफ 1857, इसका इफेक्ट बिहार पे क्या रहा, ये वाला पोर्शन डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, तो बिहार पे कैसे स्टार्ट हुआ, क्या इफेक्ट रहा, क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहे, ठीक है, इनको हम बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो इसको हल्का सा डिस्कस करेंगे, इस क्वेश्चंस को पूरा जो है, जैसे डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार टू द अपराइजिंग ऑफ 1857। ठीक है, ये इसमें आपको बताना है कि बिहार पे 1857 का इफेक्ट क्या रहा, कैसे चीज़ें चेंज हुई आफ्टर 1857। ठीक है, 1857, लेकिन इसमें जो है दूसरा वाला क्वेश्चन है, इसमें कंट्रीब्यूशन बताना है किसका, 1857 सॉरी कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इन द वॉर ऑफ 1857। थर्ड क्वेश्चन क्या है, क्रिटिकली एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। ठीक है, तो इस क्रिटिकल एग्जामिनेशन है, तो क्रिटिकल एग्जामिनेशन में आप हर पहलू लिखेंगे। ठीक है, कि फेलियर, रीजन ऑफ फेलियर क्या था, ठीक है, कॉजेस क्या थे, कंसिक्वेंसेस क्या रहे, ठीक है, सारी चीजें लिखेंगे। एंड रोल प्लेड बाय बिहार, तो रोल प्लेड बाय बिहार से क्या मतलब है, कंट्रीब्यूशन ऑफ कुंवर सिंह, अमर सिंह, ठीक है, उनके और नेफ्यूज और भाई, ठीक है, पीर अली, चेरो चीफ, ठीक है, कैसे जो है चंपारण में कैसे हुआ, क्या क्या, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ कुंवर सिंह इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो कुंवर सिंह का रोल कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या इन्होंने किया 1857 में, ये डिस्कस करना। तो मोर और लेस जो है चीज़ें सिमिलर प्लेटफॉर्म पे होंगी। हमने अब तक क्या देखा था, तो हमने एक ब्रीफिंग देखी थी, कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इट्स इम्पैक्ट ऑन बिहार। ठीक है, एंड बिहार कंट्रीब्यूशन इन द अपराइजिंग ऑफ 1857। ठीक, चलिए, हमने कॉजेज देखे, कौन कौन से कॉजेज देखे थे, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, कॉजेज में पॉलिटिकल कॉजेज देखे। पॉलिटिकल कॉज में सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आती है, उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक, किसका था ये बताइए, डलहौजी के समय लाई गई। ठीक, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। उसके बाद क्या देखा, वेस्टर्न एजुकेशन कैसे इम्पैक्ट किया है, ठीक है, और सिविलाइजेशन, सॉरी स्प्रेडिंग ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड सिविलाइजेशन एंड रोल ऑफ मिशनरीज, रोल प्लेड बाय मिशनरीज। ठीक है, इसने कैसे इम्पैक्ट किया है इस 1857 को। ठीक है, मतलब लोगों के अंदर की भावनाओं को किस तरह से जागृत किया है रिवॉल्ट करने के लिए या रेबेलियन करने के लिए। ठीक, उसके बाद जो है लोकल लॉज में जो इंटरफेरेंस किया गया फॉरेनर्स के द्वारा, वेस्टर्न मेथड्स ऑफ एजुकेशन किस तरह हैम्पर करता है लोगों की फीलिंग्स को। ठीक है, तो ये कुछ जो है आपके सोशियो रिलीजियस कॉजेज हैं। उसके बाद हमने देखा था
इकोनॉमिक में क्या हुआ था? इकोनॉमिक कॉजेज में लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश कंपनी, ठीक है, हैवी टैक्स बर्डन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड, हाउ इट इम्पैक्टेड और हैम्पर्ड द लोकल इंडस्ट्री ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। और मेन जो वो था रीज़न ऑफ डिसकंटेंट ऑफ सिपॉयज, क्यों था? क्योंकि इसमें से लार्ज नंबर ऑफ सिपॉयज कहाँ से आते थे? रूरल बैकग्राउंड से आते थे। सो ऑटोमेटिकली दे वर ऑल्सो कनेक्टेड टू द पीजेंट्री क्लास, ठीक है। ऐसा भी कहा गया, कई लोगों ने कहा है कि पीजेंट इन यूनिफॉर्म, कई जगह कोट्स मिले हैं कई हिस्टोरियन के। तो इंडियन सिपॉयज क्या थे? इंडियन सिपॉयज वर मेनली पीजेंट्स इन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो ये आप कोट मेंशन कर सकते हैं, ठीक। मिलिट्री कॉज, ठीक है। इमीडिएट कॉज वही आपका कैटरेज वाला, ठीक है, कि वो चर्बी से बना हुआ है। सेंटर ऑफ रिवॉल्ट हमने देख लिया था कल, ठीक है। सप्रेशन कहाँ कहाँ हुआ ये पूछा नहीं गया था, फिर भी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, सप्रेशन कैसे कैसे हुआ, कितने साल तक ये रिवॉल्ट टिका। बिहार में ये ना लगभग 1 साल का है, ठीक। लेकिन ओवरऑल जो है ये 16 से 17 महीने ये रिवॉल्ट रहा है, अगर इंडिया की पूरी प्रवृत्ति देखी जाए, ठीक। तो ये मेजर सेंटर्स थे जहाँ पे रिवॉल्ट हुए। उसके बाद हमने रीजन ऑफ द फेलियर देखा, क्या कारण थे इसके विफल होने का या फेलियर का, मुख्य कारण क्या था रिवॉल्ट ऑफ 1857 और रिवेलियन ऑफ 1857 का। तो लिमिटेड अपराइजिंग थी, सिर्फ दोआब रीजन में कन्फाइंड थी। स्टेट्स लाइक हैदराबाद, मैसूर, त्रवणकोर, राजपूताना एक्सेट्रा डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट, और सदर्न प्रोविंसेस जो थे ये भी नहीं पार्टिसिपेट किए थे। इवन द एजुकेटेड मिडिल क्लास ये भी पार्टिसिपेशन नहीं किए थे, ठीक है। नो पार्टिसिपेशन ऑफ द मिडिल क्लास, लिमिटेड रिसोर्सेज थे, नो इफेक्टिव लीडरशिप, दो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप वॉज प्रोवाइडेड बाई पर्सन्स लाइक रानी ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई, तांतिया टोपे एंड नाना साहेब, ठीक है, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह। बट ये एक फ्रंट पे यूनाइटेड नहीं थे, सबके क्या थे? पर्सनल एजेंडाज एंड कॉजेज थे, जिसकी वजह से वो रिवोल्ट कर रहे थे। कुछ सबके जो है पर्सनल वो थे, कोई भी वो नेशनलिस्ट फीलिंग शुरू में डेवलप नहीं हुई थी, नेशनलिस्ट फीलिंग शुरू में डेवलप नहीं हुई थी। बट ये वे क्रिएट करता है और पेव्ड द वे फॉर इंडियन नेशनलिज्म या इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में वो चीज़ें हमको हल्की से देखने को मिल जाती है, जिसको हमारे हिस्टोरियन वीडी विनायक दामोदर सावरकर जी ने क्या कहा? सावरकर जी ने क्या कहा? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक। सिपॉय म्यूटिनी किसने कहा था? सिपॉय म्यूटिनी, दिस टर्म वॉज टर्म्ड बाय ब्रिटिश या फॉरेन हिस्टोरियंस, ठीक है, ये सिपॉय म्यूटिनी, ठीक है। इंडियन म्यूटिनी तो इंडियन हिस्टोरियंस ने कहा था, ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो ये हमारे रिवॉल्ट की कुछ प्रवृत्ति रही, कैसे फेल हुआ, कैसे क्या हुआ, ये चीज़ें देखी, ठीक है। रिजल्ट्स रहा, क्या क्या रहा? तो सबसे प्रोमिनेंट जो था वो था एंड ऑफ कंपनी रूल, कंपनी राज का सफाया या कंपनी रूल। कौन से एक्ट के थ्रू? एक्ट ऑफ 1858। और क्या हुआ? द पोस्ट ऑफ गवर्नर इज बिकेम द वाइसरॉय, ठीक है। गवर्नर की पोस्ट वाइसरॉय में तब्दील हो गई, या द पोस्ट ऑफ गवर्नर इज कन्वर्टेड इन द पोस्ट ऑफ वाइसरॉय, ठीक है। दीज वर द मेजर चेंजेस। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हुए, आर्मी रिफॉर्मेशन हुआ, जैसे ज़्यादातर आर्मी में जो भर्तियां होती थी वो दोआब रीजन स्पेशली ऑफ फ्रॉम अवध से होती थी, अब जो है सारे रीजन से बराबर रिक्रूट्स लिए जाने लगे, और जो है सेम जो है गांव या उसके लोग रहते थे उनको अलग अलग रेजिमेंट्स में अलग अलग उसमें भेजा जाता था कंपनीज में,
ठीक है, दीज वर सम मेजर चेंजेस, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड बाय एक्ट ऑफ 1858, ठीक है, विच वाज रिजल्ट ऑफ वॉर ऑफ 1857, ठीक है। तो अभी हमको क्या देखना है, ठीक है, अभी हमको क्या देखना है, तो सॉरी, इट्स इफेक्ट ऑन बिहार। तो बिहार में जो वॉर सॉरी बिहार में जो वॉर स्टार्ट होता है 1857 का, वो कब से स्टार्ट होता है, एनीवन? जो बिहार में जो सेंटर है, ठीक है, जहां से स्टार्ट होता है वो होता है 3 जुलाई को 1857, डेट जरूर मेंशन करें। 3 जुलाई 1857 को बिहार में पटना से, कहां से, पटना से ये रिवॉल्ट स्टार्ट होता है। कैसे होता है, ठीक है, तो ये आपको पता होगा कि ठीक है, ये बिहार और यूपी वाला एरिया है, बिहार बंगाल और यूपी वाला एरिया है, ठीक है। और ये बिहार और यूपी वाला ये एरिया में जो ये कॉमन एरिया है, ये कौन सा एरिया है, ये पटना से लेके पटना, बक्सर, छपरा, गाजीपुर ऑफ उत्तर प्रदेश एंड वाराणसी, ठीक है। ये था मेजर सेंटर ऑफ ओपियम प्रोडक्शन, ठीक है, मेजर सेंटर ऑफ ओपियम, सेंटर ऑफ ब्रिटिश कंपनी, ओपियम सेंटर, ओपियम सेंटर ऑफ कंपनी, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है ओपियम सेंटर में, तो बेसिकली क्या होता है, पीर अली, पटना स्टेशन पे बुक सेलर होते हैं, इनकी छोटा सा स्टॉल होता है, पीर अली, ठीक है। ये ओपियम एजेंट को जो है मार देते हैं, ठीक है, ओपियम एजेंट को मार देते हैं। बाद में वीर कुंवर सिंह द्वारा आरा की जो ओपियम फैक्ट्री पे कब्जा कर लिया जाता है, आरा की ओपियम फैक्ट्री पे कब्जा कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से, जब यहाँ पे पीर अली को जो है फांसी भी दी जाती है, पीर अली को कैद किया जाता है, तो तुरंत जो है रिवॉल्ट जो कहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, दानापुर में, दानापुर, ठीक है, पटना के नज़दीक ही है दानापुर, दानापुर में तुरंत रिवॉल्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक। और बेसिकली जो है ये रिवॉल्ट जब दानापुर में स्टार्ट होता है, तो दानापुर से ये लोग मूव करके भगते हैं कि लीडरशिप प्रोवाइड की जाए किसके द्वारा, तो जगदीशपुर के जो हैं जमींदार होते हैं, ठीक है, और किंग ऑफ जगदीशपुर, जमींदार ऑफ जगदीशपुर। जगदीशपुर कहाँ पे पड़ता है, तो आरा में पड़ता है। जगदीशपुर, जिनका नाम होता है वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह के पास लीडरशिप के लिए जाते हैं कि आप लीड करें, ठीक है। वीर कुंवर सिंह वो ऑफर एक्सेप्ट करते हैं, आरा वाली फैक्ट्री लूटते हैं, ठीक है। शुरुआत में इन्होंने काफ़ी काम किया बिहार में, फिर इनका जो मूवमेंट हो गया वो आउटसाइड बिहार हुआ, ठीक है। बिहार से ये निकल के कहाँ पहुँचे, निकल के ग्वालियर के लिए पहुँचे, ग्वालियर में इनकी एंट्री को बैन किया गया, ग्वालियर से पहुँचे ये कानपुर, कानपुर से लखनऊ, लखनऊ में इनको रोब ऑफ ऑनर दिया गया, रोब ऑफ ऑनर, किसके द्वारा, बेगम हजरत महल के द्वारा, ठीक है, बेगम हजरत महल के द्वारा रोब ऑफ ऑनर दिया जाता है ग्रांट, जिसमें इनको आजमगढ़ की दीवानी दी जाती है, ठीक है, कि आजमगढ़ आप संभालेंगे, ठीक। वहाँ से निकल रहे थे, जब ये बलियाँ जा रहे थे, तो वहाँ में इनका जो है मुठभेड़ हुई, जिसमें इनका एक हाथ गायब हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, वही दानापुर वाला जो बताया था 26 जुलाई वाला है सीन, 3 जुलाई, तो 26 जुलाई वाला जो है शाहाबाद था, शाहाबाद, यहाँ पे कुंवर सिंह का एंट्री होता है इन द सीन, ठीक। तो ये इस तरह से कुछ है, ठीक।
कंट्रीब्यूशन बिहार में कैसे रहा, दानापुर रेजिमेंट जो है रिवोल्ट करता है 25 जुलाई को, 26 जुलाई को लोग शाहाबाद पहुंच जाते हैं 1857 को ही, ठीक है। इस तरह से बिहार में रिवोल्ट कुछ स्टार्ट होता है, ठीक। इसको ढंग से हम एड्रेस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, और आज उससे पहले हम देखेंगे स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार, ठीक है। और उनके दोनों के जो टॉपिक्स होंगे, जैसे हर टॉपिक से, जैसे वेस्टर्न एजुकेशन से 6-7 क्वेश्चन पूछे गए, वेस्टर्न एजुकेशन से अब तक 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये रिपीट होते हैं। वही हाल है 1857 से भी, ठीक है, 1857 से, और थोड़ा थोड़ा नेचर चेंज होता है क्वेश्चंस का। तो वो जो चेंज नेचर है उसको हम नेक्स्ट क्लास में, इसका जो है बिहार 1857 इन बिहार भी एड्रेस करेंगे कल वाली क्लास में, ठीक है, और वेस्टर्न एजुकेशन भी एड्रेस करेंगे, ठीक है। आज जो है हम बेसिक जो पहला क्वेश्चन है जैसे उसका देखा कल, आज इसका पहला वेस्टर्न एजुकेशन का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और बाकी वाले जो पोर्शंस हैं वो कल एड्रेस करेंगे ऑफ 1857 एज वेल एज ऑफ स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया एंड इट्स इफेक्ट ऑन बिहार और इन बिहार, ठीक है, बिहार को रिलेवेंस में लेते हुए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, ठीक है। तो इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रश्न पूछे गए उन प्रश्न पे एक नज़र डालते हैं हम, लुक टूवर्ड्स द क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 65th बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, 66 में नहीं है, तो 57 में भी 1857 वाला भी 66 में नहीं आया, तो दोनों जगह से क्वेश्चन मिसिंग थे, तो इस बार चांसेस ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। क्या पूछा गया, डिस्क्राइब द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार बिटवीन 1858 टू 1914, मतलब क्या हुआ 1854 से 1914 तक, यानी हम ना तो 47 तक पूछ रहे हैं, 1947 तक ये पूछ रहे हैं, ना ही 1858 के पहले का पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यानी वुड्स डिस्पैच के आउटकम तो हम देखेंगे ही ना, ये मत कहिएगा कि आप वुड्स डिस्पैच छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि वुड्स डिस्पैच के लिए जो है कमेटी आती है जो उसको रिव्यू करने के लिए, वो काफ़ी बाद आती है। तो इस समय 1858 में जो पॉलिसी चल रही होती है वो किसकी होती है, ये वुड्स डिस्पैच ही चल रही होती है। वुड्स डिस्पैच को और क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, यही कहते हैं ना, अनदर नेम ऑफ वुड्स डिस्पैच, ठीक है। तो हम वुड्स डिस्पैच से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे ये आप कमेंट में बताइए, वैसे हम पूरा देखेंगे, ठीक है, आज, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक होगा वो मैं आपको एक ब्रीफिंग दे दूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार फ्रॉम 1813 टू 1947, और एक क्वेश्चन और पूछा गया 1857 टू 1947, दोनों क्वेश्चन अलग हैं, दो क्वेश्चन पूछा गया तो मैंने दोनों एक ही साथ एड्रेस कर दिए, दो अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं, 62nd बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। 1813 से 1947 तक का स्प्रेड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं मोर और लेस। क्रिटिकल अकाउंट देना है ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, तो ये आपको पूरा एड्रेस करना है और हम इसी क्वेश्चन को आज हिट करेंगे, ठीक है। दिस क्वेश्चन विल बी डिस्कस टुडे। तो आपके ये वाले क्वेश्चन अपने आप एड्रेस हो रहे हैं। डिस्क्राइब द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन एंड प्रेस इन मॉडर्न बिहार एंड ऑल्सो डिस्क्राइब द रोल ऑफ मॉडर्न एजुकेशन एंड प्रेस इन नेशनल मूवमेंट। बड़ा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में, ठीक। चलिए, ट्रेस द कोर्स ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार फ्रॉम 1860 टू 1947 विद पार्टिकुलर रेफरेंस टू टेक्निकल एजुकेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्निकल आपको एजुकेशन में देना है। तो सारी एजुकेशन पॉलिसीज में 1854 के बाद जो है, इवन इन 1854 जो पॉलिसी थी उसमें भी टेक्निकल एजुकेशन के बारे में बात की गई है, ठीक है। उसमें भी टेक्निकल एजुकेशन के बारे में बात की गई है। तो उनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना टेक्निकल एजुकेशन पे जो इन्होंने कहा है, उनको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि क्या बोला गया है ऑन टेक्निकल एजुकेशन। अगर टेक्निकल एजुकेशन दे रहे हैं तो 38 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसी के साथ हम वुमेन्स एजुकेशन पे भी क्या बोला गया है, स्पेशली क्या कहा गया वो उसको भी देखेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन में क्रिटिकल एग्जामिनेशन पूछा गया है। critically examine the role played by western technical education in the economy of Bihar, how it impacted or
डेवलप्ड और नीचे ले गई ऑफ इकोनॉमी ऑफ बिहार 39 बीपीएससी। डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार ड्यूरिंग पीरियड ऑफ योर स्टडी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, आइए चलते हैं और हम स्टार्ट करते हैं स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार। ठीक है, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, यही वाला क्वेश्चन हम एड्रेस करेंगे। ठीक है, सॉरी ये हम क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं? डिस्क्राइब द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार बिटवीन 1858 टू 1914, 1914 तक। ठीक, तो ये हमने पूरा मोर और लेस लिख लिया है। ठीक है, इसमें जो है अगर वो लिखना होता तो इनको जो है 1850 यानी पॉलिसी ऑफ 1854 इसको बहुत डिटेल में लिखना था। ठीक है, तो इस पर हम ज़्यादा बल देते हैं। ठीक है, इसके बाद मूवमेंट कैसे हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? तो बिहार हैज़ बीन मेजर सेंटर ऑफ लर्निंग सिंस एंशिएंट टाइम। ठीक है, यूनिवर्सिटीज लाइक नालंदा, विक्रमशिला एक्सेट्रा फ्लरिश्ड हेयर इन बिहार। ठीक है, इवन रिलीजियंस, इंपॉर्टेंट रिलीजियंस एंड इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफीज, इंडियन schools of philosophies has its roots in the land of बिहार। कुछ इस तरह से इंट्रोडक्शन देंगे, जैसे आप इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी में महावीर और गौतम बुद्ध की फिलोसफी को तो डिस्कार्ड नहीं करेंगे ना, उनकी भी तो एक तरह से फिलोसफीज ही थी। ठीक है, तो ये तो आप अगर महाविहार, नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतपुरी से पहले देखें तो पाल डायनेस्टी और गुप्ता पीरियड में बने। नालंदा गुप्ता पीरियड, ठीक है, ये पाल डायनेस्टी, पाला डायनेस्टी यानी 8th to 12th सेंचुरी। ठीक है, ये बना 4th सेंचुरी में। ठीक है, इससे पहले ये एडी की बात हो रही है। ठीक है, इससे पहले ही भी देखें तो यहाँ पे एजुकेशन के फील्ड में क्या डेवलपमेंट था। तो 2 इंपॉर्टेंट रिलीजियंस, कौन से? महावीर का, जैन एंड बुद्ध का, ये भी तो यहाँ पे फ्लरिश्ड हुए थे और कुछ आइडिया तो बता के ही गए थे, तो इनको भी इंट्रो में आप मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके इंट्रो का वेट जो है वो अच्छा होगा, थोड़ा अच्छा अट्रैक्टिव लगेगा और आपको नंबर्स अच्छे मिलेंगे और आपका जो इवेल्युएटर होगा उसको लगेगा कि बच्चे के पास कहीं ना कहीं जो है अंडरस्टैंडिंग है, डीप नॉलेज है एंड ही नोज हाउ टू कनेक्ट द टॉपिक। लाइक स्टार्ट करिए फ्रॉम महावीरा एंड बुद्धा, इवन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम मक्खली घोषा। ठीक है, आजीविका फिलॉसफी को भी मेंशन कर सकते हैं, आजीविका का। ठीक है, और भी चीज़ें कर सकते हैं इंट्रो में। तो इस तरह से हम कुछ अपना इंट्रो देंगे। बट द ट्रेडिशन ऑफ लर्निंग, जैसे हमने बोला ना, अभी तो हमने नालंदा, महाविहारा एंड विक्रमशिला एंड ओदंतपुरी को डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, पहले। दूसरा, पहले वाले इससे पहले को और भी थोड़ा सा उसमें, बट ट्रेडिशन ऑफ लर्निंग इज मच मोर ओल्डर देन व्हाट वी थॉट। Personalities like Makkali Ghosha, Gautam Buddha, Mahavihara and many more contribution on Indian philosophy and school of thoughts cannot be ignored. So इस तरह से आप इस चीज को यहाँ से नीचे लिख के लेकिन रिलेट तो कर रहे हो कहीं से। ठीक है, बट दिस ग्लोरियस जर्नी लॉस्ट इट्स फेम इन मेडिवल टाइम्स। कैसे? हाउ इट लॉस्ट इट्स फेम? सो मेडिवल टाइम में कुछ अटैक्स हुए। ठीक है, इवन इन मुस्लिम जो सल्तनत पीरियड था, ठीक है, सल्तनत पीरियड था, इसमें भी एजुकेशन को इतना बूम नहीं मिला। ठीक है, सल्तनत पीरियड में भी एजुकेशन को इतना प्रमोट नहीं किया गया। जो था जैसा था चल रहा था, मोर और लेस चल रहा था। लेकिन जब बख्तियार खिलजी का अटैक होता है, बख्तियार खिलजी कहाँ पे? तो नालंदा और विक्रमशिला और ओदंतपुरी तीनों जगह अटैक करता है, पूरा का पूरा ध्वस्त कर देता है। ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देता है यूनिवर्सिटीज़ को, और जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ थी वो बंद हो जाती हैं। ठीक है, मिडिवल टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम द टर्क इन्वेजन ऑफ बख्तियार खिलजी टू फर्स्ट 100 years ऑफ ब्रिटिश रूल। इट मीन्स British too did not pay much attention to the education in their initial period, ठीक है, और in their initial phase। तो ये कैसे है? तो आपको पता होगा कि एक एक्ट आया था, ठीक है,
ठीक है, किसका? ब्रिटिश पार्लियामेंट का नहीं है, कंपनी का था। पार्लियामेंट का एक्ट था जिसको कंपनी को अटेंशन देना था। एक्ट में था कि 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपीज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, ये कभी सीन में आया ही नहीं, ठीक है, कभी भी सीन में आया ही नहीं, ठीक है, ये ठंडे बस्ते में पड़ा रह गया। ठीक, तो बाद में आता है कब? 1835 के एक्ट के थ्रू फिर से इसको एक बार किया जाता है और ये पता नहीं यूज़ हुआ कि नहीं। ठीक है, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया। ठीक है, अभी बॉडी में क्या करेंगे? तो एजुकेशन इन प्री ब्रिटिश इरा पहले देख लेंगे कि हाउ वाज द मॉडल। ठीक है, प्री ब्रिटिश इरा में एजुकेशन इंडिया में कैसा था। ठीक है, तो द पॉपुलर मोड ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग दिस टाइम वॉज बेस्ड ऑन संस्कृत फॉर हिंदूज एंड पर्शियन फॉर मुस्लिम्स। प्री ब्रिटिश इरा में हम और आगे जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं हम किसे? सल्तनत पीरियड से। स्कूल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन लाइक पाठशालास फॉर हिंदू एंड मुक्तम्स फॉर मुस्लिम्स वर पॉपुलर एट दैट टाइम। ठीक है, ये एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए वही चतुष्पदी हो जाता था हिंदूज के लिए, मदरसास फॉर मुस्लिम्स। तो ये तरीका था पढ़ने का। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल एजुकेशन था। ठीक है, साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन के टर्म में कुछ खास हमारे पास नहीं था। ठीक है, जैसे टेक्निकल एजुकेशन पे क्वेश्चन पूछा गया तो टेक्निकल एजुकेशन पे हम कहाँ थे वो भी बताएंगे, टेक्निकल एजुकेशन पे हम कहाँ थे वो भी बताएंगे, बट अपने आंसर में ये भी लिखेंगे दो, वी इन्वेंटेड द जीरो। ठीक है, रोल ऑफ आर्यभट्टा। ठीक है, जीरो किसी अननोन इंडियन के द्वारा इन्वेंट किया गया है, सो इसको कभी मत कहिएगा कि आर्यभट्ट ने या किसी और ने किया है। आर्यभट्ट का, आर्यभट्टिया, लीलावती, इन सारे का रेफरेंस भी आप देंगे। ठीक है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन वाला क्वेश्चन होगा तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चलेंगे आंसर लिखते समय। ठीक है, एक को मतलब कहीं से बोला कि हम मतलब मिडवल पीरियड में हमारा टेक्निकल एजुकेशन वॉज वेरी डाउन, बट उससे पहले जो है हम टेक्निकल टर्म्स की बात करें टेक्निकल एजुकेशन में तो हमने पाई का मान भी हमको पता था। ठीक है, वैल्यू ऑफ पाई भी हमें मालूम थी, हमने ही निकाली थी। ठीक है, इन्वेंशन ऑफ जीरो भी हमने ही किया था। और क्या क्या किया था? आर्यभट्टिया एंड लीलावती आर्यभट्ट ने लिखी थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, एस्ट्रोफिजिक्स पे हमने बहुत काम किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप क्रिटिकल एग्जामिनेशन वाले उसमें लिख सकते हैं और अपने उसको सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स में ढंग का काम हुआ था इंडिया में, इवन इन द फील्ड ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन। ठीक है, तो इवन इन द फील्ड ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन। ठीक है, पर हमारे पास चरक और सुश्रुत थे। ठीक है, चरक और सुश्रुत थे, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ अपने पास अचीवमेंट रही हैं, तो इसको टोटली डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए ग्रोथ ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार। ठीक है, जो पूछा जाता है अक्सर। ठीक है, ग्रोथ ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार, तो उसी पे आते हैं। तो इन देयर इनिशियल फेज ऑफ फर्स्ट 50-60 ईयर्स, ठीक है, ब्रिटिशर्स डिड नॉट पे मच अटेंशन और कंपनी डिड नॉट पे मच अटेंशन टू द प्रमोशन और डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन फॉर द नेटिव्स, फॉर द इंडियंस। ठीक है, इंडिया देयर सोल कंसर्न वॉज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट मेकिंग, कि कैसे हम पैसा कमाएं, प्रॉफिट मेक करें, हम इस पचड़े में पड़ते ही नहीं है। ठीक है, एक ये रीज़न था कि इनका जो शुरू में जो वो था यहाँ आने का, वो एक ही था, एज ये यहाँ इंडिया में एज एन ट्रेडर्स ही तो आए थे। ठीक है, ट्रेडर्स की तरह आए थे। बाद में इनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है कि हम टेरिटरी एक्वायर करें। ठीक, जब देखते हैं कि ये सारे पावर्स को हरा के अकेले सोल प्रोप्राइटर बन चुके हैं सारी चीज़ों के, फिर इनका जो है टेरिटोरियल गेन वाला जो है फंडा स्टार्ट होता है। तो शुरू में जो है 40-50 साल जो शुरुआत का है, तो ये क्यों अटेंशन देंगे? शुरू में इनको तो अपना बेस बनाना है। क्या बनाना है? बेस बनाना है। तो बेस कैसे बनेगा? विदाउट इंटरफेयर नहीं करना है, इंटरफेयरिंग इनटू द पर्सनल मैटर्स ऑफ द नेटिव्स।
ठीक है, क्योंकि अगर इंटरफेयर करेंगे तो बवाल तो होगा, बवाल होगा, तमाशा होगा, तो फिर इनका जो है शुरू में जो इनिशियल मोटिव है वो पूरा नहीं हो पाएगा। हो सकता है डच वाला हाल हो कि इनको भागना ही पड़ता। ठीक है, चलिए। इन 1781 कलकत्ता मदरसा वॉज फॉर्म्ड बाई हेस्टिंग। ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन कलकत्ता में एक मदरसा फॉर्म किया जाता है, किसके द्वारा? हेस्टिंग के। तो देख रहे हैं कोई टेक्निकल एजुकेशन या इंग्लिश एजुकेशन के लिए कॉलेज नहीं फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं? मदरसा फॉर्म कर रहे हैं, ताकि उनका ट्रस्ट जो है एक कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी का ट्रस्ट गेन किया जा सके। ठीक है, तो आपको यहाँ भी पॉलिसी दिख ही रही होगी। ठीक है, और 1791 में संस्कृत कॉलेज खोला जा रहा है वाराणसी में। यहाँ पे किसको प्लीज किया जा रहा है? हिंदूज को। ठीक है, चलिए। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 18th century, moderates and some missionaries started exerting pressure on government, ठीक है, to promote moderate, secular and western education with different aims। ठीक है, चलिए। with different aims का क्या मतलब है यहाँ पे? कि moderates का तो मतलब था कि हाँ ठीक है कि अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो जानकार होंगे तो अपने हक के लिए लड़ेंगे। मिशनरीज का क्या था कि एजुकेशन के थ्रू हम क्या करेंगे? हम क्रिश्चियनिटी को बढ़ाएंगे, प्रमोट करेंगे किसको? क्रिश्चियनिटी को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वो था, इनिशियल फेज कैसे ग्रो होता है वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया और इन बिहार। तो ये बिहार इंडिया वाला भी यही पर्सपेक्टिव है, अलग नहीं है। ठीक है, तो हमने बात की थी 1 लाख रुपीज़ की। ठीक है, जो 1 लाख रुपया पास किया जाता है फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, वो 1 लाख रुपये कौन से एक्ट के तहत प्रोविज़ किया जाता है? तो दैट एक्ट वाज एक्ट ऑफ 1813। 1813 वाले एक्ट में और क्या प्रोविजंस थे? एनीवन कैन एनीवन कोई कमेंट में बताएगा? ठीक है, वो यहाँ पे रिलेवेंट नहीं है, फिर भी चलिए छोड़ते हैं आप कमेंट में, उसको बाद में। 1813 वाला जो एक्ट था, इसके तहत प्रोविजन किया गया टू स्पेंड 1 लाख रुपी फॉर प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, अंडर दिस एक्ट, बट दिस रिमेन ओनली पेपर प्रॉमिस अंटिल 1823। 1823 के बाद थोड़ा सा काम होता है, लेकिन ये सैंक्शन कब होता है? 1835 में, ये भी ध्यान दीजिएगा। राजा राव मोहन राय ने कुछ काम किया। 1817 में कलकत्ता कॉलेज खोला इन बंगाल, और इस कॉलेज में जो मीडियम ऑफ एजुकेशन था क्या था? इंग्लिश था, और टॉपिक्स टेक्निकल नॉलेज और फिलॉसफी। कौन सी? ओरिएंटल फिलॉसफी। ठीक है, इसके बाद आता है एंग्लिसिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी। ठीक है, एंग्लिसिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी। तो जो एंग्लिस्ट थे ये क्या सपोर्ट करते हैं? द मीडियम शुड बी इन इंग्लिश। ठीक है, और ओरिएंटलिस्ट का जो रहता है कि ये हिंदी को प्राइमरी लेवल पे चाहते हैं कि ये हिंदी शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है। इसके बाद में जाके क्या होता है? 1835 में मकौले मिनट आता है। मकौले मिनट। ठीक, चलिए, मकौलेज मिनट इंट्रोड्यूस किया जाता है, और ये क्या फेवर करता है? मकौले फेवर्ड इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी टू हायर। ठीक है, ये रहता है मकौले का। नहीं कहते हैं मकौले पुत्र हैं यानी ब्रिटिश की औलाद हैं। ठीक है, तो ये रीज़न था कि उन्हें क्यों बोलते हैं इस तरह से, मकौले पुत्र हैं कि बहुत बड़े अंग्रेज हुए हैं। ठीक है, तो वही था कि मकौले ने पूरा मीडियम ही बोला था, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, कोई भी एजुकेशन का हो, मतलब टर्शरी मतलब हायर एजुकेशन, सब में जो है मीडियम शुड बी इंग्लिश। ठीक है, वर्नाकुलर को कहीं स्थान नहीं मिला। इट फेवर्ड इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल, दस एडवर्सली इम्पैक्टेड मेथोलॉजी एंड मीडियम ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, इट ऑल्सो एडवोकेटेड डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। व्हाट इज डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी? मकौले ने क्या एडवोकेट किया था? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो इसमें क्या था? ये एजुकेट करेंगे फ्रॉम
अपर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, और ये जो है इनकी पॉपुलेशन वॉज वेरी लेस, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि यहाँ से हम ट्रिकल डाउन करते हुए नीचे जाएंगे, जब यहाँ से ट्रिकल डाउन करके नीचे जाएंगे, यानी क्या किया, नेग्लेक्टेड द मास एजुकेशन, मास एजुकेशन, यही था ना, मास एजुकेशन को नेग्लेक्ट किया, ठीक है। टू एजुकेट स्मॉल सेक्शन ऑफ अपर मिडिल क्लास एंड नेग्लेक्टेड द मास एजुकेशन, दस क्रिएटिंग अ क्लास इंडियन इन ब्लड एंड कलर, ठीक है, कि दिखने और रंग में तो इंडियन होगा, उसका खून इंडियन का होगा, दिखने में इंडियन होगा, बस टेस्ट में क्या होगा, वो ब्रिटिश होगा, इंग्लिश होगा, ठीक है। चलिए, और ये भी किया गया, क्यों अपर मिडिल क्लास को ये क्यों एजुकेट करना चाहते हैं, ठीक है, इंडियंस को, क्योंकि दिस वॉज इम्पॉसिबल टू कैरी लार्ज नंबर ऑफ ब्रिटिशर्स फ्रॉम ब्रिटेन, ठीक है, वो आने के लिए तैयार नहीं है। जो क्लर्कियल जॉब्स हैं उनके लिए वो तैयार ही नहीं है, क्योंकि पे वॉज वेरी लिमिटेड, पे वॉज वेरी लेस, ठीक है, और कोई भी ब्रिटिशर इतनी कम तनख्वाह पे काम नहीं करता। अगर उनको वो ज़्यादा पेमेंट करते, इसी क्लर्कियल पोस्ट के लिए अगर वो ब्रिटिश ऑफिशियल रखते या ब्रिटिश एम्प्लॉय रखते, तो उनको ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ती, एज वॉज द केस विद द आर्मी, ठीक है। उस वहाँ भी ऐसा ही हो रहा था। एक मेजर डिसकंटेंट का रीज़न जो हमने कल वाली क्लास में बताया था इंडियन सिपॉयज़ का, कि सेम रैंक पे उनकी पेमेंट जो है बहुत कम थी, तो इसलिए इनको ट्रेन कर रहे थे कि इनको कम पैसे देके हम ज़्यादा काम करवा लेंगे, ठीक है। दिस वॉज ऑल्सो अ मोटिव, ठीक है। गवर्नमेंट ओपनड फ्यू स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ठीक है, ये मकौले मिनट वाले जो है उसके तहत। तो पटना और पूर्णिया में खुलता है 1935 में, और ठीक है पटना, आरा और छपरा में, और बिहार शरीफ में 1936 में कुछ स्कूल्स खोले जाते हैं, ठीक है। तो बिहार को आपको रेफरेंस देना है तो बिहार वाले एग्जांपल्स कोट करने चाहिए, ठीक है। बाय द ईयर 1944 इंग्लिश वाज मेड मैंडेटरी फॉर ऑल दोज एप्लीकेंट्स हूएवर सीकिंग करियर इन ब्रिटिश ऑफिसेज। तो ब्रिटिश ऑफिसेज में 1935 में एक्ट आया, 44 तक ये मैंडेटरी कर दिया गया कि दोज हु आर सीकिंग करियर इन ब्रिटिश ऑफिसेज, उनके लिए क्या है, इंग्लिश इज मैंडेटरी, ठीक है। तो उनको इंग्लिश आना ही चाहिए, ठीक है। तो अब जो नॉन स्पीकिंग हैं, मतलब नॉन इंग्लिश स्पीकिंग हैं, वो तो करियर उनका बनेगा ही नहीं वहाँ पे, ठीक है, मतलब नौकरी ही नहीं मिलेगी। तो इंग्लिश बिकेम मैंडेटरी फॉर जॉब। चलिए, अब आता है 1854, और जो हमारा क्वेश्चन है जो हमने पहले देखा, फ्रॉम 1858 टू वॉट एवर इज डेट इज, ठीक है। पहला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन था, 1858 टू 1914। तो इसमें हमको बस वुड्स डिस्पैच ही डिस्कस करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है, और बिहार पे इम्पैक्ट किया था वुड्स डिस्पैच का ही, ठीक। तो इसको अगर उस क्वेश्चन के हिसाब से डिस्कस करते तो थोड़ी और डिटेल में डिस्कस करते, ठीक है। लेकिन इसका जो मेन था वुड्स डिस्पैच का, इसने क्या बोला था, इसका टेक्निकल एजुकेशन वगैरह पे हर चीज़ पे कमेंट था, लेकिन इसने 3 चीज़ें साफ साफ बताई थी कि प्राइमरी लेवल पे जो मीडियम है वो वर्नाकुलर होना चाहिए, वर्नाकुलर होना चाहिए, ठीक है, वर्नाकुलर होना चाहिए। सेकेंडरी या इंटरमीडिएट लेवल पे ये एंग्लो होना चाहिए, एंग्लो मतलब मिक्स, मतलब वर्नाकुलर प्लस इंग्लिश दोनों इंट्रोड्यूस कर दी जाए, जैसे हमारे यहाँ 5वीं क्लास में इंग्लिश इंट्रोड्यूस की जाती है प्राइमरी स्कूल्स में, वो वाला सिस्टम। और हायर एजुकेशन के लिए मीडियम शुड बी इन इंग्लिश। तो जो भी हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं उनका मीडियम जो होगा वो इंग्लिश होगा। इसने और क्या कहा, वोकेशनल एंड स्किल ट्रेनिंग की भी बात की, टेक्निकल एजुकेशन की भी बात की, ठीक है, और विमेंस एजुकेशन के ऊपर भी बात की, ठीक है। तो थोड़ा सा तो लिबरल था ये कोड, ये एक्ट ऑफ
1850 Woods Dispatch, also known as Magna Carta of English Education in India. It recommended that the government should provide elementary education to the masses, क्योंकि elementary education देना ही चाहिए मास को, मतलब जनता को, ठीक है। एंड रेपुडिएटेड मतलब बदल दिया, एकदम उसका विरोध किया, किसका, मैकाले का जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी था कि ऊपर से नीचे तक हम एजुकेट करेंगे, पहले अपर मिडिल क्लास, फिर लोअर मिडिल क्लास, फिर एकदम लोअर क्लास, ठीक है। पहले तो हम अपर क्लास को ही एजुकेट करेंगे, फिर उसके बाद लोअर मिडिल, फिर उसके बाद मिडिल, अपर मिडिल, फिर लोअर क्लास, इस तरह से उसको एकदम इसने पलट के रख दिया कि भाई अपर मिडिल क्लास तो वैसे ही शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो उनके पास इतना धन तो है ही, इसका कहना था। तो हमको क्या, सबसे पहले मासेस को एजुकेट करना चाहिए, ठीक है। तो ये था, मतलब इट सपोर्टेड द मास एजुकेशन। और मैकले मिनट ने क्या किया था, मास एजुकेशन को नेग्लेक्ट किया था, ठीक है। तो 1854 वाला एक्ट जो है ये थोड़ा सा बेनेवलेंट था, ठीक है। चलिए, इट ऑल्सो रिकमेंडेड टू अफिलिएट कॉलेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट में कॉलेजेस हैं, जैसे मान लीजिए पटना में कोई कॉलेज है, टू द यूनिवर्सिटीज, ठीक है, टू द यूनिवर्सिटीज इन प्रेसिडेंसीज ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, ठीक है। तो पटना में जो भी कॉलेज होगा वो कहाँ से, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एफिलिएट होगा। क्यों, क्योंकि कलकत्ता यूनिवर्सिटी या कलकत्ता या बिहार वॉज द पार्ट ऑफ कलकत्ता प्रेसिडेंसी, तो ऑब्वियस चॉइस क्या बनती है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बिहार के जो भी कॉलेजेस होते हैं। इट टॉक्ड अबाउट और स्ट्रेस्ड ऑन द फीमेल एंड वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन मीन्स स्किल ट्रेनिंग, ठीक है। एंड टीचर्स ट्रेनिंग की भी बात की, एंड एडवोकेटेड दैट द एजुकेशन शुड बी सेक्युलर, मतलब इसमें जाति धर्म लिंग भेद का मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन लाइन्स पे एजुकेशन के लिए भेदभाव नहीं करना चाहिए। एंड ऑल्सो एम्फेसाइज्ड ऑन टेक्निकल एज वेल एज कॉमर्शियल एजुकेशन। तो देख रहे हैं कितना डीप था ये वुड्स डिस्पैच। बेस्ड ऑन दीज रिकमेंडेशंस यूनिवर्सिटीज वेयर सेटअप इन प्रेसिडेंसीज, इसके बाद आती है कौन सी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बॉम्बे एंड मद्रास यूनिवर्सिटी सेटअप की जाती है। एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशन वेयर एस्टेब्लिश्ड इन ऑल द प्रोविंसेस। तो पहली ऐसी यूनिवर्सिटी कौन थी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कब बनती है, 1857 में। और बिहार कॉलेज वेयर गॉट एफिलिएटेड विद दिस यूनिवर्सिटी एज इट वाज पार्ट ऑफ बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी एट द टाइम, ठीक है। बिहार वाज द पार्ट ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी एट दैट टाइम, ओके। इन द ईयर 1863 डिस्ट्रिक्ट स्कूल्स वेयर ओपन एट देवघर, मोतिहारी एंड चैबसा। तो ये याद रखेंगे आप, ठीक है। ये मैंने जो बताया था ऊपर वाली जो चीज़ें बताई हैं कि प्राइमरी लेवल पे वर्नाकुलर, इधर एंग्लो सेकेंडरी पे, और हायर एजुकेशन में इंग्लिश, ये मीडियम होना चाहिए। वही चीज़ें ये टेबल में यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है, वही चीज़ें टेबल में लिखी हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी आते हैं हंटर कमीशन के ऊपर। हंटर कमीशन क्या था, हंटर कमीशन वॉज नथिंग बट अ रिव्यू कमीशन ऑन वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच के प्रोविजंस को रिव्यू करने के लिए आया था कि वुड्स डिस्पैच की जो भी चीजें हैं सही से चल रही हैं या नहीं, हाउ इट इम्पैक्टेड और व्हाट इफेक्ट इट हैज क्रिएटेड ऑन एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। तो इसलिए आया हंटर कमीशन, कब का, 1882 टू 1883। इट वाज मोर और लेस अ रिव्यू कमीशन ऑन वर्किंग ऑफ वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854। तो आपको जब भी क्वेश्चन पूछे कि, ठीक है, जब भी क्वेश्चन पूछे टू डिस्क्राइब और डिस्कस द रोल प्लेड बाय वेस्टर्न एजुकेशन, ठीक है। 1854 के बाद की कोई भी डेट पूछ ले, 1860 से 80 पूछ ले, तो आप डिस्कस किसको करेंगे, वुड्स डिस्पैच को करेंगे, और कुछ खामियों को भी गिनवाएंगे किसके, मैकले मिनट पे, ठीक है। इस तरह से हमारा वो तैयार होना चाहिए, मतलब लिखने का तरीका होना चाहिए। तो कई क्वेश्चन में 1858 से पूछा गया है, 1860 से पूछा गया है। तो आप देख रहे हैं कि वुड्स डिस्पैच कहाँ तक रहता है, 1882-83 तक वो चलता है, ठीक है। इसके बाद इसके कुछ रिकमेंडेशन आते हैं तो उसमें और ऐड किए जाते हैं, ठीक है। द कमीशन प्राइमरली कन्फाइंड इटसेल्फ ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, एंड हायर एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि हालत कहाँ खराब थी, यहीं पे ज़्यादा खराब थी ना। हायर एजुकेशन में तो बहुत कम ही लोग जाते थे, ठीक है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा लोग तैयार नहीं थे, वो अपर क्लास और अपर मिडिल क्लास ही यूनिवर्सिटी एजुकेशन
पे फोकस करते थे। बाकी लोअर क्लास में कहाँ, वो तो प्राइमरी एजुकेशन भी नहीं दे पा रहे थे। तो इसने किस पे फोकस किया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, एंड स्ट्रेस्ड ऑन गवर्नमेंट स्पेशल अटेंशन ऑन प्राइमरी एजुकेशन थ्रू वर्नाकुलर। ठीक है, तो बात किसकी कर रहे हैं, सेम वही वाली। एंड आस्क्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन टू डिस्ट्रिक्ट एंड म्यूनिसिपल बोर्ड्स। अब तक किसके पास था, प्रेसिडेंसीज के पास था। ठीक है, तो ये क्या कर दिया, इसको ट्रिकल डाउन कर दिया। ठीक है, डिसेंट्रलाइज कर रहा है एजुकेशन को, डिसेंट्रलाइज करने की बात कही कि डिस्ट्रिक्ट्स और प्राइमरी जो म्यूनिसिपल बोर्ड्स हैं, इनके पास जब ये पावर होगी तो ये और अच्छे से काम कर पाएंगे फॉर द प्रमोशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, इट ऑल्सो सजेस्टेड दैट द सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये 2 पार्ट्स पे किसके बात कर रहे हैं, तो ये पहला पार्ट है लिटरेरी पार्ट और दूसरा पार्ट है वोकेशनल पार्ट। हियर लिटरेरी पार्ट मीन्स कि इफ someone pursuing for the career, ठीक है, हायर करियर इन हायर स्टडीज़, कोई करना चाहता है, पीएचडी करना चाहता है या कुछ करना चाहता है, तो 12th के बाद, जैसे अभी है 12th ये सेकेंडरी एजुकेशन, वो आगे पढ़ सकता है। ठीक है, अगर पढ़ने में उसका मन लग रहा है, वो बहुत मेधावी है, ठीक है, तो वो आगे पढ़ने के लिए उसको एक रास्ता दिया गया। एक है किसी के पास आर्थिक तंगी है, ठीक है, इकोनॉमिकल डलनेस है या उसको पढ़ने का मन नहीं है, तो उसको दूसरा ऑप्शन दिया गया वोकेशनल या स्किल ट्रेनिंग का। ठीक है, तो 2 रास्ते खोले गए, स्किल ट्रेनिंग और हायर लर्निंग के लिए। तो जो मेधावी हैं वो इधर जाएं, जिनका मन लग रहा है, जिनके पास पैसे हैं, बाकी जिनके पास पैसे नहीं है, फैमिली को सपोर्ट करना है, तो वो वोकेशनल या स्किल ट्रेनिंग के पास जाएं। ठीक है, तो ये 2 तरीके इसने सजेस्ट किए। ठीक है, ठीक है, कॉमर्शियल सेक्टर में परस्यू करने के लिए। ऑल्सो सजेस्टेड दैट द फीमेल एजुकेशन शुड बी मेड अवेलेबल इन टायर 3 एंड 4 सिटीज़। ठीक है, इसने क्या कहा कि फीमेल एजुकेशन अब तक जो सिटीज़ में या टाउन्स में ही दिए जाते हैं बड़े बड़े, उनको क्या किया जाए, फैसिलिटेट किया जाए इन टायर 3 एंड 4 सिटीज़ ऑल्सो। ठीक है, तो दिस वाज सम मेजर प्रोविजंस दैट वाज सजेस्टेड बाय हंटर कमीशन। ठीक है, और मोर और लेस ऑन द लाइन्स ऑफ वुड्स डिस्पैच। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं 1902 के रैले कमीशन पे। रैले कमीशन क्या था, तो रैले कमीशन वाज सेट अप टू लुक इनटू द कंडीशन ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड टू सजेस्ट मेजर फॉर देयर इंप्रूवमेंट। तो ये बेसिकली यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा था, तो यूनिवर्सिटीज ये कमीशन ना बेसिकली उस समय आपने सुना होगा कि यूनिवर्सिटी जो ब्रिटिशर्स का मानना था कि जितने भी रिवॉल्ट्स हो रहे हैं, रिवोल्यूशनरीज थे, ठीक है, वो यहीं से आ रहे हैं। तो रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए ये कमीशंस लाया गया कि क्या क्या दिक्कतें हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उसमें आप सजेशन दीजिए, और इनके सजेशन पे ही यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904 पास किया जाता है, जिसके तहत काफ़ी ढेर सारी रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं। ठीक, चलिए फिर एक रेजोल्यूशन आता है 1913 में। ये क्या था रेजोल्यूशन, ऑन एजुकेशन पॉलिसी। द रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1913। ठीक है, द रेजोल्यूशन वाज पास ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय नेशनलिस्ट लीडर्स। ठीक है, तो अभी देखा था आपने 1904 में एक एक्ट पास किया गया, द यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904, जिससे यूनिवर्सिटीज़ की जो एक्टिविटीज़ थी उन पे काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई कि आप अगर यूनिवर्सिटीज़ में हैं तो यू कैन नॉट डू दिस और दैट थिंग। ठीक है, सो एक नेशनलिस्ट ने एक प्रेशर एक्सर्ट किया ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है, फॉर देयर डिमांड ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, दो इट रिफ्यूज द डिमांड, मीन्स हु, गवर्नमेंट, कि हम जो है अभी एकदम फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, टू ऑल बट एक्सेप्टेड दैट पॉलिसी ऑफ रिमूवल ऑफ इलिटरेसी। ठीक है, इलिटरेसी के ख़त्म करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन सभी के लिए इन्होंने क्या किया, सभी के लिए, फॉर ऑल फ्री एजुकेशन, फॉर ऑल, जो किसकी डिमांड थी, ये नेशनलिस्ट की डिमांड थी, ये रिजेक्ट कर दी कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, बट वी कैन डू अ थिंग दैट एजुकेशन टू रिमूव इलिटरेसी, रिमूव
इलिटरेसी, ये हम कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे? क्योंकि जो अपर क्लास है ना, उनके पास ऑलरेडी उनकी पेइंग कैपेसिटी है, ठीक है, तो अपने बच्चे को पढ़ा लेंगे, ठीक है। बट ये जो नीचे वाले हैं इनके पास नहीं है, तो इनको हम सपोर्ट कर देंगे कि ये एलिमेंट्री एजुकेशन ले लें या इनको एलिमेंट्री एजुकेशन मिले, ठीक है। एंड अर्ज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स टू प्रोवाइड फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन टू द बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो दिस वाज रिजोल्यूशन, ठीक है। कुछ पार्ट्स एक्सेप्ट किए गए, कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ, ठीक है। तो ये था 1913 का क्या था, रिजोल्यूशन ऑन एजुकेशन। नाउ सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन कब आया? 1919 में सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन। इट वॉज टू ए यूनिवर्सिटी कमीशन लाइक रैले कमीशन, लेकिन डिफरेंट था। इट रिकमेंडेशंस वॉज ब्रॉड एंड वास्ट। इट टाक्ड ऑन सेक्टर्स ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी टू हायर। रैले कमीशन में क्या था? यूनिवर्सिटी कमीशन में वो तो रिस्ट्रिक्शंस लगाया था ना, यूनिवर्सिटी एक्ट आया, रैले से रेस्ट्रिक्शंस। रैले कमीशन को ढंग से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक। इस रैले कमीशन के थ्रू यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904 आया था, ये जरूर लिखें, ठीक है। इट रिकमेंडेड दैट द स्कूल कोर्सेज शुड बी प्रिपेयर्ड इन अ वे दैट इट वुड लेड टू स्टूडेंट टुवर्ड यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड एजुकेशन। मतलब उस समय एजुकेशन की हालत थी, न तो अच्छे टीचर्स थे न तो कुछ थे, तो इसलिए इन्होंने ये कहा कि स्कूल कोर्सेज ऐसे होने चाहिए कि बच्चा अगर ढंग से पढ़ रहा है तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन उसको आराम से मिले, क्योंकि वो उतनी चीज़ें गेन कर गया हो ताकि उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन आराम से हो सके। तो इसलिए इसने क्या बात की? तो दिक्कत क्या थी? टीचर्स में। तो और क्या बात करेगा? टीचर्स ट्रेनिंग की बात करेगा, ठीक है, टीचर्स ट्रेनिंग की बात करेगा। जो अभी अपने एजुकेशन पॉलिसीज में होता है वही चीज़ें यहाँ हो रही थी, ठीक है। अदर रिकमेंडेशन, फीमेल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन एंड टीचर्स ट्रेनिंग, दीज वर सम ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन, ठीक है। 1916 में पटना यूनिवर्सिटी खोली गई इन बिहार एंड इन द सेम ईयर डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज वॉज स्टार्टेड इन द यूनिवर्सिटी, ठीक है। 1917 में ही 19 में फिजिक्स और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किए जाते हैं पटना यूनिवर्सिटी में, जो जाके लेटर ऑन 1927 में ट्रांसफर कर दिया जाता है किसमें? पटना साइंस कॉलेज में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिसमें हम बिहार को लिंक करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब डायरकी और एजुकेशन। डायरकी के समय में एजुकेशन का क्या हाल था वो हम देखेंगे, ठीक है। अंडर चेम्सफोर्ड रिफॉर्म और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑफ कब का था? 1919 ना। एजुकेशन वॉज मेड अ provincial subject and many grants and aid which was earlier responsibility of central government was stopped, क्योंकि वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया? अब प्रोविंस का बन गया, ठीक है। In such a situation expansion of education was adversely impacted, लेकिन philanthropic aids was narrowed down this gap। यानी जैसे टाटा वगैरह का, उस समय भी टाटा हो गए और भी कई जो हैं देनदार थे। देनदार मतलब डोनेशन देने वाले, डोनेशन इन द गुड टर्म, ठीक है। डोनेशन कभी गलत नहीं होता है, वो क्या होता है? वो ब्राइब होता है। आप लोग डोनेशन समझते हैं, डोनेशन ऑलवेज डोनेशन चैरिटी से लिंक होता है, ठीक है। चलिए अब आती है हैरटॉग कमेटी ऑफ 1929 एडवोकेटेड मेरिट सिस्टम। इसने क्या बोला? ओनली मेरिटियस स्टूडेंट शुड बी प्रमोटेड फॉर द सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन, कि जो मेरिटोरियस नहीं है उनको क्या किस तरफ ले जाइए? वोकेशनल एजुकेशन की तरफ। वोकेशनल एंड मतलब स्किल ट्रेनिंग, उनको ट्रेड एंड कॉमर्स में ले जाओ, काम सिखाओ और वो जिस लायक हैं वो काम करें। तो ये किसकी रिपोर्ट थी? हैरटॉग कमेटी ऑफ 1929 की, ठीक है। सर्जेंट प्लान आया 1944 में एंड दिस वाज द लास्ट स्टेप taken by the Britishers for or in India. This plan was highly only the papers. The plan was high only on the papers, मतलब सिर्फ लिखा कुछ किया नहीं गया। It said that in coming 40 years level of education in India, Indian university, ठीक है, level of education in Indian universities will be at par with the university of level of education with
लेवल ऑफ एजुकेशन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। ठीक है, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के हिसाब से जितना वहाँ पे जो स्टैंडर्ड है विल प्रमोट दैट स्टैंडर्ड इन इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस ऑल्सो। ठीक है, तो इसके लिए कुछ भी नहीं बताया कि हम इसको कैसे कहेंगे, देयर वाज नो मेथोलॉजी एंड प्लान वाज सजेस्टेड। ठीक है, तो बस ये बोल दिया गया। तो ये था सर्जेंट प्लान। इसी के तहत जो ब्रिटिशर्स ने कदम उठाए इंडिया में एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए वो ख़त्म होता है। अभी इसमें हम बस वही वाला पार्ट एड्रेस किए हैं। ठीक है, अब एजुकेशनल डेवलपमेंट्स इन बिहार जो हुआ है वो देख लेंगे। इसके साथ एक चीज़ और लिखना चाहिए था कि मॉडरेट्स, ये तो आपका जो है मॉडरेट्स एंड फिलैंथ्रोपिक एड की तरफ, ट्रॉफिक एड्स जैसे ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा, ठीक है, इन लोगों के द्वारा क्या काम किया गया इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ये भी मेंशन करना बहुत ज़रूरी था। एंड दैट पार्ट वाज नॉट हियर, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें भी दो, ये किस चीज़ में काम नहीं करते हैं, ये इनका जो काम है वो पॉलिसी मेकिंग में तो नहीं था ना, लेकिन कुछ तो किया था, वो चीज़ें जरूर मेंशन करें। ठीक है, पटना मतलब बिहार में क्या क्या हुआ इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, क्या क्या इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट हुई। तो 1863 में पटना कॉलेज वॉज इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, 1886 में सर्वे ट्रेनिंग स्कूल खोला जाता है पटना में। ठीक है, विच इन 1900 बिकेम द बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, जो लेटर 2004 में NIT पटना के नाम से जाने जाना लगता है। 1902 में एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर खोला गया पूसा में। पूसा कहाँ पे? समस्तीपुर, समस्तीपुर बिहार। ठीक है, जो कि ट्रांसफर कहाँ हुआ? पूसा दिल्ली। राजेंद्र नगर सबको पता है, पूसा दिल्ली। ठीक है, ऐसी कोई जगह नहीं थी पूसा नाम की दिल्ली में। ठीक है, तो ये पूसा नाम कहाँ से आया? पूसा जो बिहार वाला है वहाँ से। ठीक है, तो ये वही जो आपका ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, वहीं का पार्ट है। अब यहाँ पे अभी भी यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसका ICAR का जो जेनेसिस आप देखेंगे तो वो बिहार से है। ठीक है, 1917 में पटना यूनिवर्सिटी बनती है। 25 में प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, जो कोई बाद में पटना मेडिकल कॉलेज बन जाता है, 1925 में खोला गया। 26 में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस IMS धनबाद खोला गया। ठीक है, 27 में पटना साइंस कॉलेज, 30 में पटना वेटनरी कॉलेज। मुस्लिम एजुकेशन डेवलप्ड एंड प्रोग्रेस्ड इन बिहार ऑन द लाइंस ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट ऑफ द सैयद अहमद खान। तो जैसी डेवलपमेंट्स वहाँ हो रही थी जिन लाइन पे, उन्हीं लाइन पे डेवलपमेंट यहाँ भी हो रही थी। ठीक है, तो आप अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा जानें। ठीक है, 1827 में बिहार साइंस सोसाइटी मुजफ्फरपुर और पटना साइंस सोसाइटी इस्टेब्लिश की गई विद द इफर्ट ऑफ इमदाद अली खान। ठीक है, तो ये मुस्लिम एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, मुस्लिम एडवांस एजुकेशन। ठीक है, मतलब वो नहीं कि मुस्लिम एजुकेशन मकतब और मदरसे वाला एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन की बात कही गई। 1886 में मोहम्मदन एजुकेशनल सोसाइटी ऑफ पटना एस्टैब्लिश्ड बाय मोहम्मदन एंग्लो अरेबिक स्कूल इन पटना। फर्स्ट गर्ल्स स्कूल ऑफ पटना वॉज सेंट जोसेफ स्कूल, जो कि 1847 में इस्टेब्लिश किया गया। इन 1914 अ कमिटी वॉज इस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ बिहार टू एग्जामिन द वुमेन्स एजुकेशन एंड सजेस्टेड वन वुमेन कॉलेज इन ईच कमिश्नरी। तो ये सारी चीज़ें आप जरूर रखें। 1940 में पटना वुमेन्स कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, तो दीज वर सम इंस्टीट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट इन बिहार। ठीक है, कौन से फील्ड में? इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ओके, तो ये आपका टॉपिक आज ख़त्म हुआ। कल जो है हमने बोला था, कल लगभग हम 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लास थोड़ी सी लंबी होगी। ठीक है, हमको क्या डिस्कस करना है कल? तो एक तो 1857 वाले जो एस्पेक्ट्स बचे हैं क्वेश्चंस के, ठीक है, वो देखना है। और जो है आपका एक वेस्टर्न एजुकेशन में अगर क्वेश्चन आया टेक्निकल एजुकेशन और ईयर्स पे क्वेश्चन आया कहाँ से कहाँ तक, वो वाला पार्ट देखेंगे। ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन वाला पार्ट एड्रेस करेंगे। वुमेन्स एजुकेशन वाला जो एरिया होगा वो सिर्फ वुमेन्स एजुकेशन स्पेसिफिक क्वेश्चन आ गया तो उसको कैसे एड्रेस करेंगे, ये सारी चीज़ें हम आपके अगले लेक्चर यानी कल वाले लेक्चर में देखेंगे। एंड थोड़ा सा हल्का सा लेंदी होगा। ठीक है, सो
फॉर टुडे दिस इज़ ऑल, ठीक है। तो हम कल मिलेंगे फिर, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।